अध्याय 7। विश्वासघात। दोनों जंगली लोग, कावेरी और मुगाम्बी, कावेरी की झोपड़ी के प्रवेश द्वार के सामने बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे, कावेरी की ओर छिपी हुई आशंका के साथ। यह क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। ये बवाना टार्जन और उसके लोग हैं, मुगाम्बी ने जवाब दिया। लेकिन वे क्या कर रहे हैं, यह मैं नहीं जानता, सिवाय इसके कि वे आपके उन लोगों को खा रहे हैं जो भाग गए थे। कावेरी कांप उठा और उसने डरकर जंगल की ओर आंखें घुमाईं। जंगली जंगल में बिताए अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतना भयानक, भयावह शोर नहीं सुना था। आवाजें धीरे धीरे करीब आती गईं और अब उनके साथ महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की भयभीत चीखें भी मिल गईं। 20 मिनट तक खून जमा देने वाली चीखें चलती रहीं, जब तक कि वे बाढ़ से बस एक पत्थर की दूरी पर नहीं लग गईं। कावेरी भागने के लिए उठा, लेकिन मुगाम्बी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि टार्जन का यही आदेश था। कुछ ही देर बाद जंगल से डरे हुए लोगों का एक झुंड निकल आया और अपनी झोपड़ियों की शरण में भाग गया। वे डरी हुई भेड़ों की तरह भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे, भेड़ों की तरह उन्हें भगाते हुए टार्जन और शीता और अकुत के भयानक वानर आ रहे थे। अब टार्जन कावेरी के सामने खड़ा था, उसके होठों पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। मेरे भाई, तुम्हारे लोग लौट आए हैं, उसने कहा, और अब तुम उन लोगों को चुन सकते हो जो मेरे साथ चलेंगे और मेरी डोंगी चलाएंगे। कांपते हुए कावेरी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने लोगों को अपनी झोपड़ियों से बाहर आने के लिए पुकारने लगा, लेकिन किसी ने भी उसके बुलाने पर कोई जवाब नहीं दिया। टार्जन ने सुझाव दिया, उनसे कहो कि अगर वे नहीं आएंगे तो मैं अपने लोगों को उनके पीछे भेजूंगा। कावेरी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और क्षण भर में गांव के सभी लोग बाहर आ गए। उनकी बड़ी बड़ी और भयभीत आंखें गांव की सड़क पर घूम रहे जंगली जीवों पर एक दूसरे से टकरा रही थीं। कावेरी ने तुरंत ही 1 दर्जन योद्धाओं को टार्जन के साथ जाने के लिए नियुक्त कर दिया। बेचारे योद्धाओं को डोंगियों के सनकरे घेरे में तेंदुआ और वानरों के साथ नजदीकी संपर्क की संभावना से लगभग डर लग गया, लेकिन जब कावेरी ने उन्हें समझाया कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, कि अगर वे अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करेंगे तो बवाना टार्जन अपने भयानक गिरोह के साथ उनका पीछा करेगा, तो वे अंततः उदास होकर नदी के किनारे गए और डोंगी में अपनी जगह ले ली। राहत की सांस लेते हुए उनके सरदार ने देखा कि दल नदी के ऊपर थोड़ी दूर पर एक स्थान के पास गायब हो गया। 3 दिनों तक यह अजीबोगरीब समूह जंगली देश के हृदय में आगे पीछे चलता रहा, जो लगभग अज्ञात उगाम्बी के दोनों ओर स्थित है। उस दौरान 12 योद्धाओं में से 3 भाग गए, लेकिन जब कई वानरों ने आखिरकार चप्पू का रहस्य जान लिया, तो टार्जन को नुकसान के कारण कोई निराशा नहीं हुई। वास्तव में वह किनारे पर बहुत तेजी से यात्रा कर सकता था, लेकिन उसका मानना था कि वह अपने जंगली दल को नाव पर जितना संभव हो सके उतना अधिक समय तक एक साथ रखकर बेहतर लाभ उठा सकता है। दिन में 2 बार वे शिकार करने और भोजन करने के लिए उतरते थे, और रात में वे मुख्य भूमि के किनारे या नदी के किनारे स्थित कई छोटे द्वीपों में से किसी एक पर सो जाते थे। उनके सामने ही स्थानीय लोग घबराकर भाग गए, और आगे बढ़ने पर उन्हें अपने रास्ते में केवल वीरान गांव ही मिले। टार्जन नदी के किनारे रहने वाले कुछ जंगली लोगों से संपर्क करने के लिए उत्सुक था, लेकिन अब तक वह ऐसा करने में असमर्थ रहा था। अंततः उसने खुद ही जमीन पर जाने का फैसला किया और अपने साथियों को नाव से उसके पीछे चलने दिया। उसने मुगाम्बी को वह बात समझाई जो उसके मन में थी, और अकुत को काले रंग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। मैं कुछ दिनों में फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, उसने कहा। अब मैं ये जानने के लिए आगे बढ़ता हूँ कि जिस बहुत बुरे गोरे आदमी की मैं तलाश कर रहा हूँ, उसका क्या हुआ है। अगले पड़ाव पर टार्जन किनारे पर चला गया और जल्द ही अपने लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। पहले कुछ गांव जो उसने देखे, वे सुनसान थे, जिससे पता चलता था कि उसके झुंड के आने की खबर तेजी से फैल गई थी। लेकिन शाम के समय उसे दूर एक कच्ची बाड़ से घिरी फूस की झोपड़ियों का समूह मिला, जिसके भीतर 200 स्थानीय लोग रहते थे। महिलाएं शाम का भोजन तैयार कर रही थीं, तभी वानरों का टार्जन एक विशाल वृक्ष की शाखाओं पर उनके ऊपर खड़ा था, जो एक स्थान पर बाड़ के ऊपर लटक रहा था।
वानर मानव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों से बिना उन्हें डराए या उनके युद्ध के प्रति क्रूर प्रेम को जगाए कैसे संवाद स्थापित कर सकता है। अब उसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह उस जनजाति से लड़ने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन पर था जिससे उसका सामना हो सकता था। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी, और जब उसने देखा कि वह नीचे वालों की नजरों से छिप गया है, तो उसने चीते की नकल करते हुए कुछ कर्कश घुरघुराहटें निकाली। सभी की नजरें तुरंत ऊपर की ओर पत्तियों की ओर मुड़ गईं। अंधेरा हो रहा था और वे पत्तों की उस परत को भेद नहीं पा रहे थे जो बंदर आदमी को उनकी नजर से बचा रही थी। जैसे ही उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी और वह जानवर की चीख से भी ज्यादा भयानक और तीखी हो गई, जो वह खुद बन गया था। और फिर नीचे उतरते समय मुश्किल से एक पत्ता भी हिलाए बिना एक बार फिर बाड़ के बाहर जमीन पर गिर पड़ा और हिरन की गति से तेजी से गांव के दरवाजे की ओर भागा। यहाँ उन्होंने फाइबर से बने पौधों को पीटा जिनसे अवरोध बनाया गया था, तथा स्थानीय लोगों को उनकी ही भाषा में चिल्लाकर बताया कि वह एक मित्र हैं जो रात के लिए भोजन और आश्रय चाहते हैं। टार्ज़न उस काले आदमी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि ऊपर पेड़ पर बैठे शीता की घुरघुराहट और चीख पुकार से उनके दिमाग में डर बैठ जाएगा और अंधेरे में उसके द्वारा उनके गेट पर धावा बोलने से उनका डर और भी बढ़ जाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने उसके पुकारने पर कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि स्थानीय लोग रात में अपनी बाड़ के पीछे से आने वाली किसी भी आवाज से भयभीत रहते हैं और इसे हमेशा किसी राक्षस या अन्य भूत या आगंतुक का कहते हैं। लेकिन फिर भी वह पुकारता रहा, मुझे अंदर आने दो मेरे दोस्तों। वह चिल्लाया, मैं एक श्वेत व्यक्ति हूँ जो उस बहुत बुरे श्वेत व्यक्ति का पीछा कर रहा हूँ जो कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरा था। मैं उसे उन पापों के लिए दंडित करने के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ जो उसने तुम्हारे और मेरे खिलाफ किए हैं। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पर शक है तो मैं तुम्हारे गांव के ऊपर पेड़ पर जाकर और शीता को जंगल में वापस भेजकर तुम्हें ये साबित कर दूंगा, इससे पहले कि वह तुम्हारे बीच कूद पड़े। अगर तुम मुझे अपने घर में रखने और दोस्त की तरह व्यवहार करने का वादा नहीं करोगे तो मैं शीता को यहीं रहने दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गांव की गली की खामोशी से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यदि तुम सचमुच श्वेत व्यक्ति हो और हमारे मित्र हो तो हम तुम्हें अंदर आने देंगे, लेकिन पहले तुम्हें शीता को भगाना होगा। बहुत अच्छा, टार्ज़न ने जवाब दिया। सुनो, और तुम सुनोगे कि शीता मेरे सामने से भाग रही है। वानर मानव तेजी से पेड़ के पास लौटा और इस बार उसने शाखाओं में घुसते ही बहुत शोर मचाया, साथ ही तेंदुए की तरह भयावह तरीके से गुर्राया, ताकि नीचे खड़े लोगों को विश्वास हो जाए कि विशालकाय जानवर अभी भी वहां मौजूद है। जब वह गांव की सड़क से काफी ऊपर पहुंचा तो उसने बहुत शोर मचाया, पेड़ को जोर से हिलाया, चीते को जोर से चिल्लाया कि भाग जाओ या फिर मारे जाओ, और अपनी आवाज में क्रोधित जानवर की तरह चीखने और बोलने की आवाज निकाली। शीघ्र ही वह पेड़ के दूसरी ओर दौड़ पड़ा और जंगल में चला गया। जाते समय वह पेड़ों की टहनियों से जोर जोर से टकरा रहा था, और जैसे जैसे वह गांव से दूर होता जा रहा था, तेंदुए की धीमी होती हुई गुर्राहट की आवाज निकाल रहा था। कुछ मिनट बाद वह गांव के गेट पर वापस आया और अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाई। मैंने शीता को भगा दिया है, उसने कहा। अब आओ और मुझे अपने वादे के अनुसार अंदर आने दो। कुछ समय तक बाड़ के भीतर से उत्तेजित चर्चा की आवाज आती रही, लेकिन अंततः आधा दर्जन योद्धा आए और दरवाजा खोल दिया और उत्सुकता से बाहर झांकते हुए स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे कि उन्हें वहां कौन सा प्राणी मिलेगा। लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति को देखकर उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली, लेकिन जब टार्ज़न ने उन्हें शांत स्वर में आश्वस्त किया, उनके प्रति अपनी मित्रता का प्रदर्शन किया, तो उन्होंने बाड़ को थोड़ा और खोल दिया और उसे अंदर आने दिया। जब द्वार पुनः सुरक्षित हो गए तो जंगली लोगों का आत्मविश्वास लौट आया, और जब टार्ज़न गांव की सड़क पर मुखिया की झोपड़ी की ओर बढ़ा तो उसे उत्सुक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह ने घेर लिया। मुखिया से उसे पता चला कि रोकोफ एक हफ्ते पहले नदी पार करके गया था और उसके माथे पर सींग उगाए थे और उसके साथ हजारों शैतान थे। बाद में मुखिया ने बताया कि वो बहुत बुरा गोरा आदमी उसके गांव में 1 महीने तक रहा था।
हालांकि इनमें से कोई भी कथन कावेरी के कथन से मेल नहीं खाता था कि रूसी सरदार के गांव से केवल 3 दिन पहले गया था और उसके अनुयायियों की संख्या अब बताई गई संख्या से बहुत कम थी। लेकिन टार्ज़न को इन विसंगतियों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जंगली दिमाग के काम करने के अजीब तरीके से अच्छी तरह परिचित था। उसे सबसे ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि वो सही रास्ते पर है और यह रास्ता अंदरूनी इलाके की ओर जाता है। इस परिस्थिति में वह जानता था कि रोकोफ उससे कभी नहीं बच सकता। कई घंटों की पूछताछ और जिरह के बाद वानर आदमी को पता चला कि एक और दल रूसी से कई दिन पहले आ चुका था। 3 गोरे, एक पुरुष, एक महिला, एक छोटा बालक तथा कई मौसूली लोग। टार्ज़न ने सरदार को समझाया कि उसके लोग संभवतः अगले दिन एक डोंगी में उसके पीछे आएंगे, और यद्यपि वह उनसे आगे जा सकता है, सरदार को उनका स्वागत विनम्रता से करना चाहिए तथा उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उनका स्वागत मित्रवत तरीके से किया जाए तो मुगाम्बी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सरदार के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। और अब उसने निष्कर्ष निकाला, मैं इस पेड़ के नीचे लेटकर सो जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। मुखिया ने उसे एक झोपड़ी देने की पेशकश की, लेकिन टार्ज़न मूल निवासियों के पिछले अनुभव से खुली हवा में रहना पसंद करता था, और इसके अलावा उसके पास अपनी खुद की योजनाएं थीं जो पेड़ के नीचे रहने पर बेहतर ढंग से पूरी हो सकती थीं। उसने इसका कारण ये बताया कि अगर शीता वापस लौटती है तो वो उसके करीब रहना चाहता है, और इस स्पष्टीकरण के बाद मुखिया उसे पेड़ के नीचे सोने की अनुमति देने के लिए बहुत खुश था। टार्ज़न ने हमेशा पाया था कि स्थानीय लोगों के मन में ये धारणा छोड़ना उसके लिए फायदेमंद था कि उसके पास कुछ हद तक कमोबेश चमत्कारी शक्तियां हैं। वह आसानी से बिना दरवाजे के उनके गांव में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसका मानना था कि जब वह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार था, तो अचानक और बिना किसी कारण के गायब हो जाना उनके बच्चों के दिमाग पर ज्यादा स्थायी प्रभाव डालेगा, और इसलिए जैसे ही गांव में शांति छा गई, वह उठा और अपने ऊपर के पेड़ की शाखाओं पर छलांग लगाते हुए जंगल की रात के काले रहस्य में चुपचाप गायब हो गया। उस रात के बाकी समय में वानर मानव जंगल की ऊपरी और मध्य छतों से तेजी से घूमता रहा। जब वहां जाना आसान होता तो वह विशाल पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को प्राथमिकता देता, क्योंकि तब उसका रास्ता चांद से बेहतर ढंग से रोशन होता, लेकिन उसकी सभी इंद्रियां अपने जन्म की भयावह दुनिया से इतनी अभ्यस्त थीं कि उसके लिए जमीन के पास घनी काली छाया में भी आसानी और तेजी से आगे बढ़ना संभव था। आप या मैं मेन स्ट्रीट या ब्रॉडवे या स्टेट स्ट्रीट के चापों के नीचे चलते हुए उस चपल वानर मानव की तुलना में अधिक निश्चित रूप से या 10वें हिस्से की गति से नहीं चल सकते थे, जो हमें पूरी तरह से चकित कर देता। भोर में वह भोजन करने के लिए रुकता था और फिर कई घंटों तक सोता था, तथा दोपहर के समय फिर से भोजन करने लगता था। 2 बार वह मूल निवासियों के पास आया, और यद्यपि उसे उन तक पहुंचने में काफी कठिनाई हुई, फिर भी वह प्रत्येक बार उनके भय और अपने प्रति उनके आक्रामक इरादों को शांत करने में सफल रहा, और उनसे उसे पता चला कि वह रूसी का पीछा कर रहा था। 2 दिन बाद मुगाम्बी का पीछा करते हुए वह एक बड़े गांव में पहुंचा। मुखिया, एक दुष्ट दिखने वाला व्यक्ति जिसके दांत तीखे थे, जो अक्सर नरभक्षी को दर्शाते हैं, ने उसका स्वागत स्पष्ट मित्रता के साथ किया। वानर मानव अब पूरी तरह से थक चुका था, और उसने 8 या 10 घंटे आराम करने का निश्चय किया था, ताकि जब वह रोकोफ तक पहुंचे तो वह तरोताजा और शक्तिशाली हो सके, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे बहुत ही कम समय में वहां पहुंचना होगा। मुखिया ने उसे बताया कि दाढ़ी वाला गोरा आदमी कल सुबह ही उसके गांव से निकला था, और निस्संदेह वह कुछ ही समय में उससे आगे निकल जाएगा। मुखिया ने कहा कि दूसरे दल को उसने न तो देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। टार्ज़न को उस व्यक्ति का रूप या व्यवहार पसंद नहीं आया, जो काफी मित्रवत प्रतीत होता था, लेकिन इस अर्धनग्न श्वेत व्यक्ति के प्रति एक निश्चित घृणा रखता था, जो बिना किसी अनुयायी के साथ आया था और कोई उपहार नहीं दे रहा था, लेकिन उसे आराम और भोजन की आवश्यकता थी, जो गांव उसे जंगल की तुलना में कम प्रयास में प्रदान कर सकता था, और इसलिए, क्योंकि उसे मनुष्य, जानवर या शैतान का कोई डर नहीं था, उसने खुद को एक झोपड़ी की छाया में सिकोड़ लिया और जल्दी ही सो गया। वह सरदार के पास से निकला ही था कि सरदार ने अपने 2 योद्धाओं को बुलाया और फुसफुसाकर कुछ निर्देश दिए।
कुछ ही देर बाद वे चिकने काले शरीर नदी के रास्ते से ऊपर की ओर पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहे थे। गांव में मुखिया पूरी तरह से शांति बनाए रखता था। वो किसी को भी सो रहे मेहमान के पास नहीं आने देता था, न ही कोई गाना गाता था, न ही ऊंची आवाज में बात करता था। वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि उसके मेहमान को कोई परेशानी न हो। 3 घंटे बाद उगाम्बी से कई डोंगियां चुपचाप दिखाई देने लगीं। उन्हें उनके काले दल की मांसपेशियों द्वारा तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। नदी के किनारे पर मुखिया खड़ा था, उसका भाला उसके सिर के ऊपर क्षैतिज स्थिति में उठा हुआ था, मानो नावों के भीतर मौजूद लोगों को किसी तरह का पूर्व निर्धारित संकेत दे रहा हो। और वास्तव में उनके दृष्टिकोण का उद्देश्य यही था, जिसका अर्थ था कि उनके गांव में रहने वाला श्वेत अजनबी अभी भी शांति से सोता था। 2 डोंगियों के आगे के हिस्से में वे धावक थे जिन्हें मुखिया ने 3 घंटे पहले भेजा था। ये स्पष्ट था कि उन्हें इस दल का पीछा करने और उसे वापस लाने के लिए भेजा गया था, और किनारे से जो संकेत मिला था वह ऐसा था जिसे गांव छोड़ने से पहले ही तय कर लिया गया था। कुछ ही पलों में डगआउट हरियाली से लदे किनारे पर आ गए। देशी योद्धा बाहर निकल आए और उनके साथ आधा दर्जन गोरे लोग भी थे। वे उदास, बदसूरत दिखने वाले ग्राहक थे, और सबसे ज्यादा बदसूरत वह दुष्ट चेहरे वाला, काली दाढ़ी वाला आदमी था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। वह गोरा आदमी कहाँ है जिसके बारे में तुम्हारे दूतों ने बताया है कि वह तुम्हारे पास है? उसने सरदार से पूछा। इस तरफ, बवाना, स्थानीय निवासी ने उत्तर दिया। मैंने गांव में बहुत सावधानी से चुप्पी साध रखी है, ताकि जब तुम वापस आओ तो वह अभी भी सो रहा हो। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, लेकिन उसने मुझसे तुम्हारे आने और जाने के बारे में बारीकी से पूछताछ की है, और उसका रूप रंग वैसा ही है जैसा तुमने बताया था, लेकिन जिसे तुम जंगल द्वीप कहे जाने वाले देश में सुरक्षित मानते थे। अगर तुमने मुझे ये कहानी नहीं बताई होती तो मैं उसे पहचान नहीं पाता, और फिर वह तुम्हारे पीछे जाकर तुम्हें मार सकता था। अगर वह दोस्त है और दुश्मन नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, बवाना, लेकिन अगर वह दुश्मन साबित होता है, तो मैं एक राइफल और कुछ गोला बारूद लेना चाहूंगा। तुमने अच्छा किया, गोरे आदमी ने जवाब दिया, और राइफल और गोला बारूद तुम्हें ही मिलेगा, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, बशर्ते तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बवाना, मुखिया ने कहा, और अब आओ और उस अजनबी को देखो जो मेरे गांव में सोता है। ये कहते हुए वह मुड़ा और झोपड़ी की ओर ले गया, जिसकी छाया में बेहोश टार्जन शांति से सो रहा था। उन 2 आदमियों के पीछे शेष बचे गोरे सैनिक और दर्जनों योद्धा आए, किंतु सरदार और उसके साथी की उठी हुई तर्जनी ने उन सबको पुनर्तः चुप करा दिया। जैसे ही वे झोपड़ी के कोने पर मुड़े, सावधानी से और दबे पांव, एक बदसूरत मुस्कान उस गोरे के होठों को छू गई, जब उसकी नज़र सो रहे बंदर आदमी की विशालकाय आकृति पर पड़ी। मुखिया ने दूसरे की ओर जिज्ञासा से देखा। दूसरे ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि मुखिया ने अपने संदेह में कोई गलती नहीं की है। फिर वह अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ा और सो रहे आदमी की ओर इशारा करते हुए उन्हें उसे पकड़कर बांधने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद 1 दर्जन जंगली जानवर आश्चर्यचकित टार्जन पर झपट पड़े, और उन्होंने इतनी तेजी से हमला किया कि भागने का प्रयास करने से पहले ही उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। फिर उन्होंने उसे पीठ के बल नीचे फेंक दिया, और जब उनकी नज़र पास खड़ी भीड़ की ओर गई, तो उनकी नज़र निकोलस रोकोव के घृणित चेहरे पर पड़ी। रूसी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। वह टार्जन के काफी करीब आ गया। स्वर, वह चिल्लाया, क्या तुमने निकोलस रोकोव से दूर रहने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं सीखी है? फिर उसने उस गिरे हुए आदमी के चेहरे पर जोरदार लात मारी। उन्होंने कहा, यह आपके स्वागत के लिए है। आज रात, इससे पहले कि मेरे इथियोपियाई दोस्त तुम्हें खा जाएं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे पर क्या बीत चुकी है, और उनके भविष्य के लिए मेरी क्या योजना है।